हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा जो कि एक लव स्टोरी है दो बिछड़े हुए लोगों की, जिन्हें अपने हालात को देखते हुए अपने रिलेशनशिप को एंड करना पड़ता है, पर डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर होता है। और कैसे डेस्टिनी उन दोनों बिछड़े हुए लोगों को एक साथ मिलाती है, वो सब हम इस ड्रामा के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी की स्टार्टिंग। ड्रामा स्टार्ट होती है एक बहुत ही बड़े ऑफिस से, जो कि एक पब्लिशिंग हाउस है। ये पब्लिशिंग हाउस बड़े बड़े और फेमस राइटर्स की बुक्स को पब्लिश करता है और इसी ऑफिस के अंदर एंटर करती है एक लड़की। इस ऑफिस का मालिक कोई और नहीं, खुद उसके अंकल होते हैं। इस लड़की का नाम अजिन होता है। जैसे ही ऑफिस के अंदर एंटर करती है, उसके अंकल उसकी तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तुम्हारा ही इंतजार था। बहुत शौक है ना तुम्हें मुश्किलों से लड़ने का। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ और लेकर आया हूँ मेरी प्यारी पब्लिक। अजिन बोलती है, आपका क्या मतलब? जिस पर वो जवाब देते हैं, कई सालों से तुम किसी एक इंसान को फॉलो कर रही हो और उसके बावजूद मुझे तुम्हें हमारे पब्लिशिंग हाउस में नहीं लेकर आ पा रही हो। तो आज मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि सिटी के सबसे फेमस राइटर मिस्टर जियांग नान को यहाँ मैं लेकर आना है। अजिन बोलती है, आपका दिमाग खराब हो गया है। आपको पता है ना कि वो इजीली किसी भी पब्लिशिंग हाउस में नहीं जाते हैं। इवन उनकी बुक्स भी जहाँ से मिलती हैं, हमें उनका आइडिया भी नहीं है। हमारा काम सिर्फ पब्लिश करना है। जिस पर उसके अंकल उसे रूठने लगते हैं और कहने लगते हैं, तुम भूल रही हो, इस ऑफिस का मालिक मैं हूँ, कोई और नहीं। तो खुद को थोड़ा संभालो और जितना बताया जा रहा है उतना करो। अजिन बोलती है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें लगता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ी लूजर हूँ। अंकल कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी मेंटालिटी मेरे लिए चेंज कीजिए और मेरे काम को समझने की कोशिश कीजिए। मेरा काम यहाँ पर किसी को लेकर प्रमोट करवाने का नहीं है। मेरा काम है जो बुक्स पब्लिश हो रही हैं, उनकी थीम और स्टोरी को देखना, जिसकी वजह से हमारे कंपनी ऑफिस को कोई प्रॉब्लम ना हो। अजिन के अंकल कहते हैं, ऑफिस का मालिक मैं हूँ। यहाँ के हर एम्प्लॉय वही करेगा जो मैं बोलूंगा। तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे क्या करना है, और ये तुम्हारा चैलेंज है। अगर तुमने 10 दिन के अंदर उन्हें मिस्टर जियांग नान को लेकर हमारे ऑफिस के सामने खड़ा नहीं किया, तो तुम अपनी जॉब और उन पैसों के बारे में भूल जाओ। जैसे ही अजिन ये सुनती है, उसे याद आता है कि उसकी मदर का ट्रीटमेंट चल रहा है और वो गुस्से में वहाँ से जाने के लिए कहती है, इस साइको लड़की को मेरे ऑफिस से दूर रखने का यही तरीका है। जब ये टास्क पूरा नहीं कर पाएगी तो मैं उसे धक्का देकर यहाँ से निकाल दूंगा। इधर दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल का, जहाँ हमारे कहानी के मेन हीरो मिस्टर जियांग नान को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी हैं। लोग उनकी लिखी हुई किताबें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर फैक्ट्स, लव लाइफ और पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बात करते हैं। यही उसका एक फ्रेंड भी उसके साथ है, जो कि उसके लिए उसके असिस्टेंट का रोल प्ले करता है। वो उसका चश्मा हटाता है और बोलता है, जियांग नान, तुम क्या कर रहे हो? सभी को लगेगा कि तुम यहाँ पर एक नमूना बनकर घूम रहे हो। जियांग नान बोलता है, फेमस सेलिब्रिटीज को ऐसे ही रहना पड़ता है, वरना उनकी लाइफ को खतरा हो जाता है। उसका असिस्टेंट बोलता है, मैं जल्दी से जाकर डॉक्टर से तुम्हारी अपॉइंटमेंट की बात करता हूँ, क्योंकि अगर क्राउड लग गया तो पुलिस हमें सीधे अंदर दे देगी। जियांग नान बोलता है, समझ में आ रहा है। उसका फ्रेंड बोलता है, मैं जल्दी से जाता हूँ, तुम यहीं रुको, और वो वहाँ से चला जाता है। इधर जियांग नान हॉस्पिटल का सेट देखने के लिए निकलता है। तभी उसके सामने अचानक अजिन और उसके साथ एक लड़का आता है, जिसका नाम जुत्सु होता है। जुत्सु अजिन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक अजिन की लाइफ में वही मेजर रोल प्ले कर रहा है। वो हर चीज में उसकी हेल्प कर रहा है और अजिन भी उसे कुछ बता रही होती है। जियांग नान उसे देखते ही अपनी फ्लैशबैक की स्टोरीज याद आने लगती है। हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि अजिन स्कूल टाइम में रिलेशनशिप में हुआ करती थी, और एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद अजिन भारी बारिश में आकर जियांग नान से ब्रेकअप कर देती है और रीजन देती है कि वो सिर्फ जियांग नान को पैसों के लिए यूज कर रही थी। जियांग नान उसे समझाने रोकने की कोशिश करता है और उसके सामने गिड़गिड़ाया, क्योंकि वो अजिन के लिए बहुत ज्यादा सीरियस था और उसे अपना ट्रू लव मानता था। पर अजिन उसे पीट करके चली जाती है और कोई जवाब भी नहीं देती। अब प्रेजेंट में जियांग नान उसे किसी और लड़के के साथ देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसे रियलाइज होता है कि 6 सालों में अजिन और उसकी लाइफ के बीच एक बहुत बड़ा गैप आ गया है। वो इंटरनली जेलसी फील करता है, जबकि उसने इतने सालों में अजीन से कभी नहीं मिला। तभी एक लड़की भागती हुई आती है, अजीन को धक्का देती है। उसका पैर ट्विस्ट होता है और वो स्लिप करके गिरने वाली होती है। जियांग नान उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर जुत्सु उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम ठीक हो? वो लड़की उनसे माफी मांगती है और कहती है, मुझे जल्दी से जाना होगा, मेरा ब्रदर हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे मेडिसिन की जरूरत है, मुझे माफ करना, आपको कहीं लगी तो नहीं? इधर अजीन का आइडेंटिटी कार्ड नीचे गिर जाता है। जियांग नान उसे उठाकर
पढ़ता है और रियलाइज होता है कि सिटी का सेकंड मोस्ट पॉपुलर पब्लिशिंग हाउस उसी में अजीन वर्किंग है। जियांग नान को पता चलता है कि उसका अगला टारगेट क्या है। तभी वहाँ पर जियांग नान का असिस्टेंट आता है और कहता है, अंदर जल्दी से चलो, डॉक्टर ने बुलाया है, उनके पास ज्यादा समय नहीं है, लोग तुम्हें देख लेने वाले हैं और शायद कोई तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देगा। जियांग नान आइडेंटिटी कार्ड देखकर कहता है, देखो ये एडिटर कौन है। और असिस्टेंट जवाब देता है, अरे ये तो फेमस एडिटर अजीन है जो हमारे पब्लिशिंग हाउस में काम करती है। जियांग नान बोलता है, इनकी कुछ एनिवर्सरी भी होने वाली है ना, क्योंकि इनके पब्लिशिंग हाउस को लास्ट 10 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। क्या हमारे पास कोई इनविटेशन आया है? असिस्टेंट जवाब देता है, अभी तो कोई नहीं आया। जियांग नान बोलता है, ग्रेट, अगर ये कोई इनविटेशन भेजने वाले हो तो इन्हें बोलना कि इनविटेशन मेरे पास पर्सनली आकर दें, कोई मुझे मेल वगैरह ना करे। अगले दिन का सीन दिखता है, अजीन अपने चैलेंज को पूरा करने के लिए जियांग नान का एड्रेस ढूंढती है। वो उसके घर तक जाती है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है, उसे उम्मीद नहीं होती कि वहाँ पर उसका पास्ट मिलेगा। उसे सब कुछ क्लियर लग रहा होता है कि यहाँ पर कोई ओल्ड मैन होगा जो इतना समय से इतनी मेहनत और भारी बुक्स लिख रहा है। जैसे ही डोर बेल रिंग होती है, जियांग नान भागता हुआ गेट पर आता है। वो रियलिटी देखता है कि अजीन बाहर खड़ी है। वो 2-3 मिनट तक उसे घूरता रहता है, उसकी नजरें हट नहीं रही होती। वो जैसे तैसे करके डोर खोलने की कोशिश करता है। पहले ही उसे अजीन को देखकर अपने स्कूल टाइम की मेमोरीज याद आने लगती हैं, जहाँ पर वो अजीन के साथ समय बिता रहा होता है। अजीन उसे कहती है कि मुझे जियांग नान से शादी करनी है और मैं जियांग नान के साथ एक बहुत ही गंभीर और स्थिर जीवन बिताना चाहती हूँ। मैं समुद्र की ओर खुलने वाले इलाके में एक घर लूंगी और अपने बच्चों के साथ अच्छा पारिवारिक समय बिताऊंगी। इधर अजीन के पास फिर से किसी का फोन आ जाता है और वो बात करने लगती है। उधर अचानक जियांग नान दरवाजा खोल देता है और अब अजीन और जियांग नान आमने सामने खड़े होते हैं। घबराई हुई अजीन का तो मानो होश उड़ जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका छोड़ा हुआ प्रेमी अब इतना प्रसिद्ध और धनी व्यक्ति बन चुका है। वो बस उसे देखती रह जाती है और भावुक हो जाती है। जियांग नान उसे पूछता है, तुम कैसी हो अजीन? अजीन घबराई हुई धीमी आवाज में जवाब देती है, मैं ठीक हूँ जियांग नान। फिर अचानक जियांग नान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, सारी बातें बाहर खड़े होकर क्यों कर रही हो? अंदर भी चल सकती हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा। और वो उसे खींचकर अंदर ले आता है। अंदर जियांग नान राजा की तरह बैठा होता है। अजीन अपनी बात शुरू करती है और कहती है, मैं एक प्रकाशन संस्था से हूँ। हमारी प्रकाशन संस्था को 10 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस लेखन क्षेत्र में काम करते हुए मुझे लगता है कि आप एक बहुत बड़े लेखक हैं। आपको हमारी इस 10वीं वर्षगांठ में शामिल होना चाहिए, ताकि बाकी लेखक भी प्रेरित हों और आपकी तरह लिखने की कोशिश करें। जियांग नान पूछता है, क्या तुम किसी प्रकार का कोई अनुबंध पत्र लेकर आई हो? अजीन अपने बैग से कागज निकालती है और कहती है, इस अनुबंध में ये भी लिखा है कि यदि आप वहाँ आएंगे तो आपको लोगों की ओर से कुछ पारिश्रमिक भी मिलेगा और हमें भी लाभ होगा। जियांग नान उसकी ओर देखता है और कहता है, हर समय तुम लाभ की ही बात सोचती हो। अजीन पूछती है, इसका क्या अर्थ है? जियांग नान कहता है, वही जो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हर समय तुम्हारे लिए सिर्फ धन ही मायने रखता है? और अनर्गल बातें मत करो। अजीन कहती है, ये काम की बात है, थोड़ा पेशेवर ढंग से बात करो, हमारे निजी मामलों को बीच में मत लाओ। जियांग नान कहता है, मेरा जवाब नहीं है। अजीन कहती है, तुमने मेरी पूरी बात सुनी भी नहीं है। जियांग नान कहता है, मैंने जब कह दिया कि मैं उस जगह नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा। अजीन पूछती है, क्या मुझसे तुम्हें कोई समस्या है? क्या तुम पहले ही तय करके बैठे थे कि मुझे देखते ही मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दोगे? जियांग नान कहता है, तुम जो भी समझो, पर मैं उस जगह नहीं आऊंगा। अजीन कहती है, मैं समझ गई हूँ, तुमने पहले से ही योजना बना रखी थी कि जैसे ही मैं आऊंगी तुम मेरे प्रस्ताव और अनुबंध दोनों को ठुकरा दोगे। जियांग नान मुस्कुराता है और कहता है, बधाई हो मुख्य संपादक, तुम्हारा ये कार्य और अनुबंध दोनों असफल रहे। और वो अजीन को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। अजीन कहती है, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। जियांग नान उसके पास आकर कहता है, जब कोई लड़की किसी लड़के के घर जबरदस्ती घुसती है तो तुम्हें पता है उसके साथ क्या होता है? और वो धीरे धीरे उसके बेहद पास आने लगता है। अजीन कहती है, मुझे पता है कि तुम मुझसे घृणा करते हो और तुम घृणा करते रहो, पर मैं तुम्हें मना कर ही रहूंगी उस कार्यक्रम में आने के लिए। और यहाँ अजीन भावुक होकर वहाँ से चली जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि सब कुछ इसी अनुबंध पर निर्भर होता है। उसे वे सारे पल याद आ जाते हैं जब उसके पिता को एक बड़ा अपराधी घोषित कर दिया गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात जियांग नान की माँ से होती है, जो स्कूल के समय उसे मिलने आई थीं। वे उसे कैफे में ले जाती हैं और समझाती हैं कि वे कभी भी ये स्वीकार नहीं करेंगी कि एक अपराधी की बेटी उनके घर की बहू बने या उनके बेटे के साथ संबंध रखे। वे अजीन को चेतावनी देती हैं कि यदि उसने उनके बेटे का साथ नहीं छोड़ा तो उसकी माँ के साथ वो सब हो सकता है जो उसने अभी तक किसी अखबार में भी नहीं पढ़ा होगा। इन बातों से अजीन बेहद टूट जाती है और अपनी माँ की स्थिति सुधारने के लिए उसे अपने और जियांग नान के संबंध का बलिदान देना पड़ता है।
वो उससे अलग हो जाती है बिना सच्चाई बताए। जियानान को आज तक लगता है कि उसने उसे केवल धन के लिए छोड़ा, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। इन सब बातों को याद करके अजीन भावुक हो जाती है और सीधे अपने प्रकाशन कार्यालय पहुंचती है, जहां उसका चाचा एक लड़की के साथ मौज मस्ती कर रहा होता है। उस लड़की का नाम जियोमी होता है और वो अजीन को बिल्कुल पसंद नहीं करती। जैसे ही वो अजीन को देखती है उसका चेहरा बदल जाता है। वो अजीन से उसके चाचा की ओर से अनुबंध के बारे में पूछने लगती है। आजिन कहती है, क्या तुम यहाँ की मालकिन हो जो मैं तुम्हें उत्तर दूं? जोमी गुस्से में आजिन पर चिल्लाने ही वाली होती है कि तभी उसका चाचा उसे बाहर जाने को कहता है। जोमी बाहर चली जाती है, लेकिन फिर भी कान लगाकर सारी बातें सुनती रहती है। आजिन अपने चाचा से कहती है कि जियांगनान का बिल्कुल भी मन नहीं है कि वो हमारे समारोह में शामिल हो। आपने मुझे बेकार का कार्य देकर मेरा और कार्यालय का समय खराब किया है। उसका चाचा हंसता है और कहता है, जब लोगों को अपनी नौकरी प्यारी होती है तो वे शेर को भी जंगल से निकाल कर घर में पालतू बना सकते हैं। क्या तुमसे इतना सा काम नहीं हुआ? इसका अर्थ है तुम्हारे कौशल बेकार हैं। ये सब सुनकर बाहर खड़ी जोमी तय करती है कि वो अगले दिन स्वयं जाकर जियांगनान को मनाएगी, क्योंकि उसे लगता है कि वो दुनिया की सबसे सुंदर और आकर्षक लड़की है और कोई भी पुरुष उसे देखकर मोहित हो जाएगा। अब हम अगले दिन का दृश्य देखते हैं। जियांगनान सो रहा होता है, उसका फोन बजता है। उसका सहायक बताता है कि आजिन काफी देर से नीचे इधर उधर घूम रही है। जियांगनान को लगता है कि आजिन उससे मिलने आई है और चूंकि वो उसका पहला प्यार है इसलिए वो उसे यूं नहीं मिलना चाहता। वो जल्दी से उठकर पूरा घर साफ करता है, स्वयं को तैयार करता है और कहता है उसे अंदर भेज दो। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि घर में दरवाजा खोलने वाला तो कोई और है ही नहीं, उसे खुद ही दरवाजा खोलना होगा। वो दरवाजा खोलता है तो उसका सहायक जूमी के साथ खड़ा होता है। सहायक कहता है, ये आपसे मिलने की बहुत इच्छा रखती थी। जूमी को देखते ही जियांगनान का मूड खराब हो जाता है, क्योंकि वो सुबह से केवल आजिन से मिलने की तैयारी कर रहा था। जूमी को देखकर उसका मूड और बिगड़ जाता है और वो कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं किसी भी अजनबी लोगों के साथ कोई अनुबंध या सौदा नहीं करूंगा, तुम इसे क्यों लेकर आए हो? और वो गुस्से में उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। सहायक को उसका व्यवहार समझ नहीं आता और वो कहता है, हो सकता है कि आज वो किसी बात को लेकर परेशान हो। फिर वो ज्योमी से क्षमा मांगकर उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। अंदर जियांगनान अभी भी गुस्से में बैठा होता है। सहायक आता है और कहता है, आपने क्या कर दिया? वो तो आपको आमंत्रित करने आई थी। जियांगनान कहता है, मैंने उसे अपेक्षित नहीं किया था, मुझे पता था कि यहाँ केवल अजीन आएगी। इस पर सहायक हैरान हो जाता है। जियांगनान कहता है, मुझे कुछ ताजी हवा चाहिए, चलो बाहर चलते हैं। बाहर जाते ही जियांगनान को दूर अजीन और उसके मित्र जुत्सु साथ दिख जाते हैं। ये देखते ही जियांगनान को और गुस्सा आता है, क्योंकि अजीन को नहीं पता था कि वो उससे मिलने के लिए कितना उत्साहित था। वो जाकर अजीन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तो इसका मतलब ये है कि रात पर तुम इसी व्यक्ति के साथ थी, इसलिए मेरे पास मिलने नहीं आई। अजीन उसे शांत करने के लिए कहती है, तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। फिर वो जियांगनान से कहती है, तुम चाहते क्या हो? जियांगनान कहता है, मैंने तुम्हें सामाजिक माध्यम पर संदेश भेजा था, तुमने उसका भी उत्तर नहीं दिया। अजीन कहती है, तुम कर क्या रहे हो? पहले मेरा हाथ छोड़ो, और दूसरी बात, तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले कि मैंने तुम्हारे संदेश का उत्तर क्यों नहीं दिया? मैं तुमसे स्वयं मिलने आई थी। तुमने तो पहले ही मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर दिया, अब तुम चाहते क्या हो? जिस पर जियांगनान बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम सिर्फ इसे मामूली से कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही हो। क्या तुम्हें समझ आ रहा है, पैसे से बढ़कर भी दुनिया में बहुत सी चीजें होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, लोगों का प्यार होता है। आजिन इमोशनल हो जाती है और जियांगनान से बोलती है, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इधर हम देखते हैं कि जियांगनान आजिन को वहाँ से जाते देख एकदम से स्मोक करने लगता है। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है। उसके हाथ से वो स्मोकिंग थिंग लेकर फेंकता है और बोलता है, आपको पता है ना, डॉक्टर ने आपसे मना किया था ये सब करने के लिए। अभी 2 मिनट पहले आपको खांसी हो रही थी, सीने में दर्द हो रहा था। जिस पर जियांगनान बोलता है, तैयारी करो, मुझे इसे पब्लिशिंग हाउस की 10th एनिवर्सरी में किसी भी कॉस्ट पे जाना है। मैं आजिन को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। इधर अजिन को दिखाया जाता है जो अपने अंकल से मिलने ऑफिस के अंदर जाती है और उसके अंकल फिर से उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछते हैं और कहते हैं, क्या तुमने जियांगनान के साइन लिए या तुमसे ये काम भी नहीं हुआ? अजीन उसकी तरफ देखती है और बोलती है, आपको लगता है कि सब कुछ बहुत आसान है, पर बिल्कुल भी नहीं है। जियांगनान बहुत ज्यादा जिद्दी है, गुस्सा है, वो ये काम नहीं कर सकता। इधर ज्योमी बोलती है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ली थी? तुमसे भी अच्छे लोग हैं ऑफिस में, केपेबल है। अजीन बोलती है, तुम खुद को ऐसा बोलकर ज्यादा हवा में मत चढ़ाओ, जमीन पर आ जाओ, और वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि वो सीधे जियांगनान के घर जाती है, दरवाजा लॉक करती है। जियांगनान दरवाजा खुलाता है तो भागता हुआ उसके पास आता है और जैसी वो अजीन को देखता है उससे बोलता है, 2 मिनट यहीं रुको, और जल्दी से जाकर नहा धोकर खुद को तैयार करने लगता है ताकि वो अच्छा और अट्रैक्टिव दिखे। उसके बाद वो अजीन से आकर एकदम बॉस स्टाइल में बात करता है और बोलता है, तो तुम्हें अब यहाँ पर क्या लेकर आया है?
आजन बोलती है, वही कॉन्ट्रैक्ट जिस पर तुमने साइन करने से मना कर दिया। तुम्हारे लिए सब कुछ इतना आसान है जियांगनान, पर मेरे लिए नहीं। मेरे लिए इस कॉन्ट्रैक्टर का सिग्नेचर होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तुम मुझसे नफरत करते हो, पर मुझे पता है कि तुम्हें कैसे खुश किया जा सकता है। और वो जियांगनान से कहती है, आज रात मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। जियांगनान शॉक हो जाता है। वो एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगता है। जियांगनान उसे रोकने लगता है और वो धीरे धीरे उसके क्लोज जाने लगती है। जियांगनान उसे पुश करता है और उसके ऊपर आता है और बोलता है, तुम ये करके आ रही हो क्या? तुम्हें समझ आ रहा है? आजिन इमोशनल होती है, पर वो कुछ भी नहीं बोल रही होती। जियांगनान उसे किस करता है और बोलता है, बाकी की बातें बाद में करूंगा, फिलहाल तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट दो, क्योंकि मुझे किसी की बॉडी से खेलने का कोई भी शौक नहीं है। और तुम जो ये बिजनेस के लिए अपनी बॉडी मेरे साथ ट्रेड कर रही हो, इससे मुझे समझ आ जाता है कि पैसे तुम्हारे लिए कितने जरूरी हैं। और हम देखते हैं कि वो अजीन के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। अजीन भी बहुत ज्यादा शॉक रहती है और जियांगनान को इन सारे मोमेंट्स पे सिर्फ अजीन और उसके साथ बिताया हुआ वक्त याद आ रहा होता है। इधर अचानक से वहाँ पर बारिश होने लगती है और रेंजर्स कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ रही होती है। अजीन इमोशनल होती है क्योंकि फाइनली अब उसकी मॉम का ट्रीटमेंट अच्छे से चल पाएगा। हर वक्त जॉब जाने का खतरा सिर्फ यही आता है कि उसकी मॉम जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी दवाई और बाकी की चीजों का इंतजाम कैसे होगा। जियांगनान अम्ब्रेला लेकर उसके पीछे आता है, उसे अम्ब्रेला देता है और बोलता है, कल रात मैं तुम्हारे उस ऑफिस की मीटिंग में पहुंच जाऊंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट जाकर अपने बॉस को दिखा देना। इधर मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर जियोमी आग लगा रही होती है और बोल रही होती है, मुझे तो पता था फ्रेशर लोगों को ऐसे टफ टास्क करने को दिए जाएंगे तो वो यही करेंगे। मैंने तो पहले कहा था ये काम मुझे दे दो, फिलहाल कोई नहीं। अब वो बहुत जल्दी इस ऑफिस से जाने वाली है। आजिन को देखकर लगता है कि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है और किसी की भी अटेंशन ले सकती है। इधर अजिन के अंकल को भी गुस्सा आ रहा होता है। तभी अजिन एकदम से अंदर आती है और जियोमी से बोलती है, बिना सोचे समझे जवान चलाना बंद करो जियोमी, कुछ भी मत बोलो, करो। और अपने अंकल से कहती है, भड़कना आप भी बंद करें, किसी के ऊपर ब्लाइंडनेस ना करें तो यही बेहतर होगा। और वो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट निकालकर उनके मुंह पर फेंक कर मारती है और जियोमी और उसके अंकल की जुबान बंद करवा देती है। उसके अंकल तो उसे कॉन्ट्रैक्ट को देखकर पागल हो जाते हैं क्योंकि लग रहा होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई खजाने का पिटारा है जो उन्हें मिल चुका है। वो खुश हो रहे हैं तो और क्या रहे होते। तुमने एक बहुत जरूरी काम किया है जो कोई भी नहीं कर सकता था। मैं जाकर इन सब चीजों के बारे में बाकी के एम्प्लॉइज को बताता हूँ ताकि हम तैयारी अच्छे से कर सकें। थोड़ी देर बाद अजिन ऑफिस के अंदर से निकल कर आती है। जियोमी उससे बोलती है, तो कितनी रातें बताई तुमने उसके साथ, क्योंकि कोई भी लड़की इस कॉन्ट्रैक्ट को इतनी अच्छी तरह से नहीं ला सकती। आजिन बोलती है, उतनी ही रातें जितनी तुम्हें बिताने को मिली है। जियोमी चिढ़ जाती है और बोलती है, क्या मतलब? आजिन बोलती है, जियांगनान ने मुझे बताया कि उसने तुम्हें कैसे इंसल्ट करके वहाँ से भगाया, लेकिन तुम कितनी बेशर्म हो, बार बार आकर मुझसे उसके बारे में बात करने लगती हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर शर्म नहीं बची है क्योंकि इस ऑफिस में तुम वहीं भेजकर तो सर्वाइव कर रही हो। जियोमी, और तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। अपने बॉडी को देखो, कितने गंदे शेप में, और तुम्हें लगता है कि शेप से बहुत ही हैंडसम लड़के अट्रैक्ट होंगे, इनसे तो जानवर भी अट्रैक्ट नहीं होंगे। और वो उसे इंसल्ट करके वहाँ से चली आती है। वो सीधे एक कैफे के अंदर आती है जहाँ पर जुत्सु उसका इंतजार कर रहा होता है। वो हंसते हुए उसके पास आती है और बोलती है, आज का डिनर मेरी तरफ से। तुम्हें पता है सब कुछ कितना सही हुआ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियांगनान इतनी जल्दी मान जाएगा, पर वो मान गया। इधर जियांगनान भी अपने असिस्टेंट के साथ आया होता है और वो अजिन को देखकर जुत्सु के साथ बहुत ज्यादा जेलस होता है। उसका असिस्टेंट कहता है, मुझे लगता है कि ये दोनों कपल है। जियांगनान बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कपल ऐसे नहीं दिखते और वैसे भी ये दोनों परफेक्ट मैच नहीं है। जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है, आपको कैसे पता? जियांगनान बोलता है, मुझे पता है। और वो अपने फ्लैशबैक की मेमोरी में चला जाता है जहाँ पर वो अजिन के यूज बिहेवियर को याद करने लगता है जो बिल्कुल चाइल्डिश हुआ करता था, जो सिर्फ वो अपने लवर को दिखाती थी। और अभी जियांगनान उससे बोलता है कि चलो चलकर हम उनके साथ बैठकर डिनर करेंगे, जिसको सुनकर उसका असिस्टेंट कहता है, बॉस आप पागल हो चुके हैं, वो उनके पर्सनल स्पेस है, हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? जियांगनान बोलता है, क्यों नहीं जा सकते, वैसे भी उन्होंने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, हम बिल्कुल जा सकते हैं। आजिन और जुत्सु को तो मैं भी नहीं होती कि जियांगनान उसके पास आने वाला। वो बस खामोश होती है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि वो क्या करे क्या नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जुत्सु आजिन को कोई डिश खाने के लिए बोलता है, पर जियांगनान बोलता है कि उसे डिश से एलर्जी है, जिस पर सभी शॉक हो जाते हैं कि जियांगनान को कैसे पता कि आजिन को किस चीज से एलर्जी है, किस चीज से नहीं। थोड़ी देर में डिनर खत्म होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि अजिन बाहर जुत्सु का इंतजार करती है। जियांगनान उसके पास आता है और बोलता है, तो तुम्हारा ये सब कुछ चल रहा है? मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और तुम्हें पता नहीं है, अभी भी हमारी आधी डील बाकी है। अजीन कहती है बकवास बंद करो। जियांगनान जाकर उसे ड्रॉप करने के लिए जाता है और प्रपोज भी करता है, पर अजीन साफ साफ उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है और ये बोलकर किसके दिल में कोई है। इधर हमें दिखाया जाता है जियांगनान को, जो कि अजीन के लिए बहुत ज्यादा सीरियस होता है। अब हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर अजीन को उसके ऑफिस से एक स्क्रिप्ट मिलती है। इस स्क्रिप्ट में उसे जियांगनान से प्रश्न पूछने होते हैं। इसमें प्रश्न होते हैं जियांगनान की लव लाइफ के बारे में। अजीन अपने बॉस से कहती है कि ये सारी चीजें सही नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारी बात सिर्फ उसके काम से संबंधित होने वाली थी। उसका बॉस इसे धमकाता है और कहता है कि मुझे उसकी पर्सनल लाइफ से क्या, हमें इनसे व्यूज मिलेंगे, हमारी टीआरपी बढ़ेगी, क्या तुम्हें इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती। और जब वो कुछ भी नहीं कर पाती, अगले दिन जियांगनान वहाँ पर आता है। अजीन उसे बाहर पिक करने जाती है, पर ज्योमी पहले आ जाती है। वो जियांगनान से इंटरेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जियांगनान उसे इग्नोर करके सीधे अजीन के साथ अंदर आता है। अब अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कई सारे लोग बैठे होते हैं और खासकर लड़कियां जियांगनान की स्मार्टनेस देखकर बहुत ज्यादा आकर्षित होती हैं और उसे बस घूरती रहती हैं। उसके बाद जियांगनान वहां पर आकर सभी को अपना परिचय देना शुरू करता है और कुछ बातें बताता है। उधर अजीन के सवाल जवाब भी कई सारे होते हैं और जियांगनान उनका उत्तर देता है। जब जियांगनान से उसकी लव लाइफ के बारे में पूछा जाता है तो वो अपनी पहली प्रेमिका को सेल्फिश कहकर इशारा करता है और कहता है कि शायद उसी की वजह से मैं अपने भीतर इतनी मेच्योरिटी ला पाया हूँ। अजीन को उसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब हम आगे का सीन देखते हैं। अजीन पार्टी के अंदर होती है, सभी लोग उससे कह रहे होते हैं कि तुमने बहुत अच्छी पार्टी होस्ट की है और जियांगनान जैसे गेस्ट को बुलाकर तुमने इस पार्टी में 4 चांद लगा दिए हैं। अजीन उनसे कहती है कि मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जब वो आगे दूसरे गेस्ट को वेलकम करने के लिए बढ़ती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है। तभी जियांगनान उसे पकड़ लेता है और कहता है मुझे लगता है कि आजकल तुम गिरने की आदत डाल चुकी हो। अजीन कहती है मुझे माफ करना, दरअसल मेरा पैर फिसल गया था, मुझे बचाने के लिए भी धन्यवाद और यहाँ आने के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। जियांगनान कहता है मुझे धन्यवाद नहीं चाहिए, मुझे सच्चाई जाननी है। अजीन पूछती है कैसी सच्चाई। जियांगनान कहता है मुझे बताओ तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया। क्योंकि मैं जानता हूँ कि पैसों के पीछे तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं फाइनेंशियली सबसे ज्यादा रिच था, उस समय भी और आज भी। अजीन उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है कि मुझे कुछ जरूरी काम है और उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि वो कॉरिडोर में चल रही होती है और सोच रही होती है कि वो जियांगनान को क्या सच्चाई बताएगी। उधर हमें दिखाया जाता है कि उसी कॉरिडोर के एक रूम के अंदर से बहुत ज्यादा आवाज आ रही होती है। उसे पता चलता है कि इस रूम के अंदर उसके अंकल हैं जो किसी ऑफिस के एम्प्लॉय को परेशान कर रहे हैं और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऑफिस की एम्प्लॉय कोई और नहीं एक लड़की होती है, जिससे वो कह रहे होते हैं कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ज्योमी को देखो, मैंने कैसे उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ाया है, वो हर जगह मेरे साथ जाती है, उसके लिंक्स बनते हैं, उसकी सैलरी भी तुमसे ज्यादा है, बस एक रात की बात है, मेरे साथ रात बिता लो, सुबह तुम माला माल हो जाओगी। वो लड़की मना कर रही होती है। अजिन ये बात सुनकर घबरा जाती है, जल्दी से दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है। वो अपने अंकल को धक्का देती है और लड़की को बचाती है और कहती है आप ये क्या कर रहे हैं, आपको पता है ना कि किसी भी एम्प्लॉय के साथ हरासमेंट एक बहुत बड़ी सजा बन सकता है आपके लिए। जिस पर वो कहते हैं अजिन तुम ये क्या कह रही हो, यहाँ से जाओ, मेरे मैटर के बीच मत आओ, समझ में आया। फिर वो कहते हैं तुमने एक मामूली से राइटर को लाकर कोई बड़ा काम नहीं कर दिया। उधर उसके अंकल के माथे पर चोट लगी होती है। अजिन कहती है तो आपका यही काम है, अभी कुछ वक्त पहले आप ज्योमी के साथ रोमांटिक हो रहे थे, अब आप इस मासूम सी बच्ची को पकड़ रहे हैं। ज्योमी है जिसकी मजबूरी के बारे में आपको पता है कि वो किन हालात से गुजर रही है, आपको समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हैं। उसके अंकल हंसने लगते हैं और कहते हैं तो क्या लगता है तुम्हें कि यहाँ कोई और भी है जो बोलेगा कि मैंने इस लड़की के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। अगर मैंने उल्टा कह दिया कि इसने मुझे गलत नजर से देखा और मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की तो तुम क्या करोगी। इसलिए ऑप्शन यही है कि इसे छोड़कर यहाँ से चली जाओ। और हम देखते हैं कि वो अजिन के साथ भी बदतमीजी करने जा रहे होते हैं कि तभी पीछे से वो लड़की उनके सिर पर कुछ मार देती है। इधर हम देखते हैं कि तब तक जियांगनान अंदर आ जाता है जो उसके अंकल को बुरी तरह से हिट करता है और उसे दूर फेंक देता है। वो अजिन से पूछता है तुम ठीक हो ना, और उसके अंकल से कहता है तो आप अपने एम्प्लॉइज के साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं, यही है आपका काम करने का तरीका। जिस पर वो कहने लगते हैं देखो मिस्टर जियांगनान, हमारे ऑफिस का मैटर है, आप अपने काम से काम रखिए, लोगों से मिलिए और पार्टी एंजॉय कीजिए। जियांगनान कहता है तुम्हें पता है ना, अगर मैंने तुम्हारे पब्लिशिंग हाउस के बारे में एक बार गलत रेटिंग डाल दी तो तुम्हारी पब्लिशिंग हाउस की
कितनी ज्यादा बेइज्जती होगी। तभी वहाँ पब्लिशिंग हाउस का इन्वेस्टर आ जाता है और पूछता है आखिर यहाँ हो क्या रहा है। जियांगनान कहता है कुछ भी नहीं, बस हम आपस में मजाक खेल रहे थे, है ना मिस्टर एडिटर। अजिन के अंकल इन्वेस्टर से कहते हैं हम ऐसा ही कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। इन्वेस्टर पूछता है आपके सिर पर चोट क्यों आई है। वो कहते हैं मेरा पैर फिसल गया था और मैं थोड़ा गिर गया था, इसलिए चोट आ गई। और ऐसे वैसे बहाने बनाकर उसे वहाँ से भेज देते हैं और वो आदमी भी वहाँ से चला जाता है। इधर अजिन उस लड़की को हिम्मत देती है और कहती है तुम सेफ हो तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि उसे इसी बीच अपने स्कूल टाइम का मोमेंट याद आता है जब स्कूल के एक टीचर ने उसे हरास करने की कोशिश की थी। उस मोमेंट पर भी जियांगनान ने उस टीचर को बुरी तरह मारा था और अजिन को बचाया था और उससे कहा था कि उसे इन सब चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो कोई गलत काम नहीं कर रही है तो उसे किसी से डरना नहीं चाहिए। और शायद वही वो मोमेंट था जब अजिन और जियांगनान के बीच क्लोजनेस बढ़ी थी और पता चलता है कि उस टीचर को स्कूल से निकाल दिया गया था जब अजिन ने उसकी शिकायत की थी। वो भागती हुई जियांगनान के पास आई थी, उसे हक किया था और कहा था कि हमने ये लड़ाई जीत ली है। और शायद उसी दिन से इनका रिलेशनशिप शुरू हो गया था। अजिन बाहर खड़ी होती है, जियांगनान भी ऑफिस के बाहर होता है। वो स्मोक कर रहा होता है। वो अजिन को देखता है, अजिन भी उसकी तरफ देखती है और कहती है मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आज भी तुमने मेरी मदद की। जियांगनान कहता है पर मैं तुम्हारा ग्रेटफुल नहीं हूँ क्योंकि तुमने मुझे वो बात नहीं बताई है। अजिन फ्लैशबैक में चली जाती है जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के समय जियांगनान ने उसे कहा था कि इसके बाद वो कभी उसे नहीं मिलना चाहेगा। अजिन कहती है मैं आज अपना वही प्रॉमिस निभा रही हूँ, मैं आज के बाद आपसे कभी भी किसी भी तरीके का इंटरेक्शन नहीं करूंगी। हम देखते हैं कि उसकी कार आ चुकी होती है, उसे जुत्सु लेने आया होता है और वो जियांगनान को अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन दिखाया जाता है कि उसके अंकल इन सारी बातों के बारे में ज्योमी को बता रहे होते हैं और ज्योमी वहाँ आग लगा रही होती है और कह रही होती है उसकी हिम्मत तो देखो, आपके अगेंस्ट चली गई। उसके अंकल कहते हैं आजकल उसकी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ज्योमी कहती है शायद उसका यही नया रूप है क्योंकि आपने ही उसे वो टास्क दिया था और देखो जब से उसने वो टास्क कंप्लीट किया है ये सब कुछ हो गया। उसके अंकल कहते हैं अब तुम ही इन सब चीजों को आगे पूरा कर सकती हो। इधर हमें दिखाया जाता है कि जियांगनान का असिस्टेंट उसके पास आता है और बोलता है कि आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे और अजिन के बीच में, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। जियांगनान बोलता है पता नहीं, बस कुछ है जो हम दोनों को पास लाना चाहता है पर हमारी मजबूरियां हम दोनों को एक दूसरे से दूर कर रही हैं। और जियांगनान ये सोचते ही असिस्टेंट से कहता है मेरा खाना हो गया, मुझे कुछ भी नहीं खाना है। वो उठकर स्मोक करने लगता है और सोचने लगता है कि वो अब अजिन के क्लोज कैसे जाएगा, क्या उनके बीच जो गैप बना हुआ है वो कभी खत्म होगा या नहीं। और यहाँ पर उसका असिस्टेंट उससे कहता है कि लाइफ में करने के लिए बहुत कुछ है, तुम्हें ऐसे नहीं सोचना चाहिए। इधर अजिन हमें उसी लड़की के साथ दिखाई देती है जिसे उसने कल प्रोटेक्ट किया था और वो दोनों बैठकर नए डॉक्यूमेंट्स और मैनुअल स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं जो उन्हें मिली होती है। इधर अजिन अपने अंकल के पास जाती है और उसके अंकल उसे एक नया टास्क देते हैं कि अब वो जियांगनान के पोर्टल को खुद से हैंडल करेगी, जबकि अजिन ने खुद से प्रॉमिस किया हुआ होता है कि वो आज के बाद उससे किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं करेगी। अब ना चाहते हुए भी उसे जियांगनान के असिस्टेंट को मैसेज करना पड़ता है कि जियांगनान किधर है, उसके पोर्टल को आज से मैं हैंडल कर रही हूँ, वो कोई भी बुक पब्लिश करेगा तो उसके बारे में मुझे बताएगा और उसके बाद आगे तक काम बढ़ाएगा। जिस पर जियांगनान बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है पर वो इस चीज को अपने फेस पर बिल्कुल नहीं दिखाता। उसका असिस्टेंट कहता है तो इसका मतलब मैडम को आपका पोर्टल मिल चुका है बॉस, आपको भरतने की जरूरत नहीं है, अब सारा काम अजिन मैडम करेंगी। अब जियांगनान की खुशी का ठिकाना नहीं होता पर वो खुद को एक्सप्रेस भी करके नहीं दिखाना चाहता था कि वो बहुत खुश है और ऐसे दिखाता है कि उसे इन सब चीजों की खुशी नहीं है। इधर अजिन मैसेज भेजने के बाद अपना काम करने लगती है। वो मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में सोचने लगती है जो उसे दूसरे राइटर की मिली थी, लेकिन जैसे ही वो पार्सल्स को चेक करती है उसके अंदर वो मेन स्क्रिप्ट नहीं होती है और उसे पता चलता है कि उसे किसी ने चुरा लिया है, ज्योमी ने। जब वो जाकर अपने अंकल को इस चीज के बारे में बताती है तो उसके अंकल उस पर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि ऑफिस में क्या चोर रहने लगे हैं, लोग यहाँ काम करने आते हैं, किसी के काम में दखल अंदाजी करने नहीं। अजिन कहती है तो वहाँ जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करो, जिस पर उसके अंकल कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरास कब के खराब हो चुके हैं, तुमने अच्छे इन्वेस्टेड ला दिए जो हम मेंटेनेंस में पैसा इन्वेस्ट करें। अजीन कहती है ये आप क्या बोल रहे हैं, जिस पर उसके अंकल कहते हैं मुझे नहीं पता, क्या करूं, मिसिंग स्क्रिप्ट्स को ढूंढो, पता करो किसने चुराया, और नहीं हुआ तो खुद बैठकर एक एक शब्द लिखो जो तुमने पढ़ा है। और यही हमारा टास्क था। क्या तुम्हें नहीं पता उस लेडी की नॉवल की वजह से हमें कितना फायदा होने वाला था।
इधर ज्योमी आती है और बोलती है, आखिर चल क्या रहा है यहाँ, क्या किसी ने चोरी की है, मुझे भी बताओ। अजिन बोलती है, तो तुम हो जो हर साल अपनी औकात दिखाकर मेरे सामने आ जाती हो। ज्योमी बोलती है, फॉल्स एलिगेशन लगाने की तुम्हारी आदत हो चुकी है, पर मैं तुम्हें बता दूं, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ किसी भी तरह की बदतमीजी करने का और ना ही तुम्हारे काम को डिस्टर्ब करने का। इधर हम देखते हैं अजिन अपनी फ्रेंड का इंतजार करती है। उसकी फ्रेंड आती है और उसे कुछ ला कर देती है और उससे अजिन को साफ हो जाता है कि इन सब चीजों के पीछे ज्योमी का हाथ है और वो सीधा ज्योमी के पीछे जाती है और बोलती है, तुम्हारा काम एक्सपोज हो चुका है, बताओ कहाँ है वो मेन स्क्रिप्ट। जिस पे ज्योमी बोलती है, कौन सी मैन्युस्क्रिप्ट अजिन, क्या तुम पागल हो चुकी हो। लेकिन उसके साइड में वो धीरे से बोलती है, क्यों ना मैंने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया है, तुम्हारे पास कोई एविडेंस हो तो मेरे ऊपर एलिगेशन लगा कर देखना। जिस पर अजिन कहती है, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि उस मैन्युस्क्रिप्ट को मैं वापस लेकर आऊंगी बहुत जल्दी, पर उसके बाद तुम इस ऑफिस में नहीं रहोगी, ये मैं भी देखूंगी। इधर हमें दिखाया जाता है जियांग नान को, जिसने अजिन को कई समय पहले मैसेज किया हुआ होता है और बार बार उसका मैसेज सीन कर रहा होता है, पर अजिन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। उसे लगता है कि उसने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लिया होगा, पर उसे समझ नहीं आता कि अजिन किसी और काम में बिजी है। किसी लेडी के घर पर जाती है जिसकी मैन्युस्क्रिप्ट वो खो चुकी है। वो उससे पूछती है कि वो मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ है। लेडी पूछती है, मैंने तुम्हें उसका सैंपल भेज दिया था। अजीन कहती है, वो हमारे ऑफिस से कहीं गायब हो चुका है। ये सुनकर वो लेडी गुस्से में पागल हो जाती है और बोलती है कि आजकल के यंगस्टर्स को कुछ भी समझ नहीं होता कि चीजें कैसे संभाली जाती हैं। अगर तुमसे मैन्युस्क्रिप्ट नहीं संभली थी तो तुम लेकर क्यों गई थी? तुम्हें पता है वो उसकी ओरिजिनल कॉपी थी। मेरे पास अब और कुछ नहीं बचा जो मैं तुम्हें दूं। यहाँ से जाओ। वो उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन अजीन को अभी भी उस लेडी की मदद की जरूरत होती है, क्योंकि उसके बिना वो आगे का काम प्रोसीड नहीं कर पाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि अजीन के पास जंगनान के असिस्टेंट का कॉल आता है। असिस्टेंट कहता है कि जंगनान आपसे पर्सनली मिलना चाहता है। अजीन कहती है, मैं अभी बिजी हूँ, मैं बाद में मुलाकात करूंगी। इधर उसकी फ्रेंड का भी कॉल आता है जो पूछती है, आपका काम कहाँ तक पहुँचा? अजीन कहती है, मैं कर रही हूँ, बस मैडम थोड़ी नाराज है। अगर वो मान जाए तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो उसी बात पर डिस्कशन कर रही होती है, तभी अचानक वहाँ जंगनान आ जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अजीन कहती है, ये मेरी नई क्लाइंट है, मुझे उनसे मिलना था। और जंगनान सीधा अंदर जाने लगता है। वहाँ लेडी दरवाजा खोलती है और जंगनान को देखकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, तुम मेरे घर आए हो, इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। वो अजीन की तरफ भी देखती है। वो लेडी जंगनान से कहती है, तुम जानते हो वो मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट स्क्रिप्ट है? जंगनान बिना कुछ बोले अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो लेडी के साथ बैठकर चाय पीता है। लेडी उसे बहुत ही अपना मानती है, क्योंकि वो हमेशा से जियांगनान जैसा ग्रैंडसन चाहती थी। वो उससे उसी से रिलेटेड बातें करती है और कहती है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारी इंसानियत देखकर कोई भी तुम्हें अपना बना ले। और जियांगनान यहाँ बार बार अजीन की तरफ देख रहा होता है, जो बाहर इंतजार कर रही होती है। लेडी कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हारा उसके साथ कुछ न कुछ कनेक्शन है, पर जियांगनान बार बार इस बात को डिनाई कर देता है। थोड़ी देर बाद उनकी कैट वहाँ से बाहर जाने लगती है। वो लेडी अपनी कैट के बहुत ज्यादा करीब होती है और जियांगनान उसे बोलता है कि आप यहीं रुकिए, मैं उसे पकड़ कर लाता हूँ, क्योंकि उस लेडी के बॉडी में उतनी जान नहीं होती है। इधर वो अजीन के पास आता है और बोलता है कि मैडम की कैट खो गई है, क्या तुम ढूंढने में मदद करोगी? वो पूरे फार्मिंग एरिया में उस कैट को ढूंढती रहती है, पर वो कहीं भी नहीं मिलती। जंगनान आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और वहाँ जाकर उन्हें एक जगह पर कैट बैठी हुई मिल जाती है। अजीन उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे लगता है कि उसने अपना दूसरा टास्क बहुत अच्छे से पूरा कर लिया है। जंगनान उसे पूछता है कि तुम्हें कैट्स के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज कैसे है? जिस पर वो फ्लैशबैक में चली जाती है और पता चलता है कि जब वो छोटी थी तो उसके पास एक व्हाइट रंग की कैट हुआ करती थी, जिसे उसके फादर ने बुरी तरीके से मार दिया था। और अब प्रेजेंट में वो ये सब बातें जंगनान को बता रही होती है। यहाँ हम देखते हैं कि जंगनान उसे कह रहा होता है कि मुझे सब कुछ पता है, पर ये नहीं पता कि तुमने हमसे ब्रेकअप क्यों किया। इस पर अजीन शॉक हो जाती है और बोलती है कि इसका जवाब वक्त आने पर दूंगी। इधर जंगनान उसकी कैट को लेकर उस लेडी को देता है। वो लेडी बहुत खुश हो जाती है अपनी कैट को देखकर और जंगनान वहाँ पर सारा क्रेडिट अजीन को दे देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। अब अजीन वहीं पर बनी रहती है और इधर जंगनान अपने घर आता है। ज्योमी उसका इंतजार कर रही होती है, पर ज्योमी को इग्नोर करके वो सीधा अंदर चला जाता है। ज्योमी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। इधर अजीन अपनी मॉम के पास जाती है और उनसे बात करती है। उसकी मॉम बहुत खुश होती है कि अब उनकी डॉटर अपनी लाइफ में ठीक कर रही है, पर उसे इतना मेहनत करते देखकर उन्हें बुरा भी लगता है। उन्हें लगता है कि वो अपनी डॉटर पर बोझ बन चुकी है। अगले दिन अजीन उस लेडी के पास जाती है और उसके लिए नोवेल की दोबारा से एक नई कॉपी तैयार करती है। इधर जियांगनान और उसका असिस्टेंट कुछ बातें कर रहे होते हैं और जियांगनान यहाँ प्लानिंग बनाता है कि अजीन को अपने करीब कैसे लाया जाए।
इधर ऑफिस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियोमी सबके सामने बस एक ही बात बोल रही होती है कि अजिन बहुत जल्दी इस ऑफिस से जाने वाली है। उसके बाद जूनियर एडिटर की पोजीशन खाली हो जाएगी और जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा उसे हाई पेइंग सैलरी के साथ अजिन की पोजीशन मिल जाएगी। पर कंडीशन यही है कि उसे मेरे और बॉस के ऊपर चलना है, कोई भी अपना दिमाग नहीं चलाएगा। जो ये सब करने के लिए रेडी है वो आ जाए। इधर अजिन को दिखाया जाता है जो अपनी कॉपी लेकर सीधे अपने बॉस के पास पहुंच जाती है और बोलती है कि अंकल बॉस, मैं ये नॉवल की कॉपी ले आई हूँ और अब ये कॉपी कहीं चोरी भी नहीं हो सकती क्योंकि इसकी चार पेज हमारे पास है, जिसे जितनी चोरी करनी है वो कर ले। उसके अंकल बहुत शॉक्ड होते हैं। इधर जियोमी आती है, ताली बजाती है और बोलती है कि इसका मतलब फिर से तुमने कुछ डायग्राम लगाया। अजिन बोलती है कि मुझे पता है वो चोर तुम हो, मुंह पर मैं तुम्हें बता दूंगी, मेरी नजरों से तुम बच नहीं सकती। वक्त आने पर मैं तुम्हें वो सबक सिखाऊंगी जिसके बारे में तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। इधर अजिन के दिमाग में बार बार उस लेडी के बोले हुए शब्द आ रहे होते हैं जिसमें वो उसे समझा रही होती है कि सच्चा प्यार वही होता है जो बिना कुछ बोले सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, जैसे जियांग नान ने तुम्हारे साथ किया। इधर हम देखते हैं कि अजिन जियांग नान को थैंक यू बोलने के लिए कॉल करती है। जियांग नान उसे बोलता है कि तुम मुझसे आकर मिल सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन जब वो उससे मिलने जाती है तो वो बोलता है कि तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ और जैसे ही वो वहाँ से जाता है उसका पैर स्लिप हो जाता है और उसका पैर बिल्कुल फ्रैक्चर हो जाता है। अजिन एकदम से वहाँ से भागती है। जियांग नान को लगता है कि वो उसे छोड़कर जा रही है। अब हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियांग नान के पैर पर प्लास्टर चढ़ा होता है। उसका असिस्टेंट आता है और बोलता है कि बॉस, मेरे बिना होने पर आपने ये क्या कर डाला। डॉक्टर बताते हैं कि उसके पैर को ठीक होने में 1 महीना लगेगा। इधर अजिन वहाँ आती है जो जियांग नान के बिल्स वगैरह पे करने गई होती है। जियांग नान बोलता है कि मुझे टेक केयर करने के लिए किसी नर्स की जरूरत है या किसी ऐसे इंसान की जो मेरे दिल के बहुत करीब हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। अजिन बोलती है कि जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, मुझे जाने दो, मेरे ऑफिस में काम है। लेकिन तभी जियांग नान का असिस्टेंट बोलता है कि मैडम, दरअसल दिक्कत यह है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, मुझ पर दया दिखाओ। अजिन बोलती है कि मैं नहीं रुक सकती जियांग नान के साथ इतने दिन। जियांग नान बोलता है कि क्या तुम इंसानियत के नाते मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। इधर अजिन को जियांग नान की वो बातें याद आने लगती हैं जब स्कूल टाइम पर वो अजिन के बालों से खेलता था और जब अजिन उसे डांटती थी तो जियांग नान बोलता था कि क्या तुम इंसानियत के नाते किसी बच्चे को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ छोड़कर नहीं जा सकती। अजिन को उसकी बचकानी बातें याद आ जाती हैं। इधर हम देखते हैं कि अजिन जियांग नान को उसके घर लेकर आती है और उसे अभी भी जियांग नान के घर का पासवर्ड याद होता है। अब दिन रात अजिन जियांग नान के लिए कुकिंग करती है, उसके साथ टाइम स्पेंड करती है, खाना खाती है, मिल्क वगैरह एंजॉय करती है। खाना खाते समय जियांग नान उससे पूछता है कि तुम्हारे डैड कहाँ हैं। इधर अजिन फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ एक दिन स्कूल से आने पर उसकी मोम को उसके डैड पूरी तरह ड्रिंक करके मार रहे होते हैं। वो अपने डैड को धक्का देती है और उनके सिर पर बॉटल मारकर अपनी मोम को वहाँ से बचा कर ले जाने लगती है। इधर उसका डैड पागलों की तरह उनके पीछे आ रहा होता है और यहाँ उससे एक गलती हो जाती है। वो गलती से किसी और लेडी को हिट कर देता है, ये समझकर कि वो उसकी वाइफ है। इन सब बातों को सोचकर अजिन उदास हो जाती है। जियांग नान उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ जाता है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है क्योंकि अजिन वहाँ अपने फादर को डेड डिक्लेयर कर देती है और जियांग नान से माफी मांगती है कि वो आज के बाद उससे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। इधर उसके अंकल को दिखाया जाता है जो अजिन की बर्बादी की पूरी तैयारी कर रहे होते हैं क्योंकि वे बस उसे मजा चखाना चाहते हैं और उसे अपने पैरों के नीचे दबाना चाहते हैं। और अब हम देखेंगे कि ये काम कैसे होगा। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अजिन को पता चलता है कि जियांग नान को अचानक से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। उसे बहुत बुरी तरह से फीवर आ रखा है, उसकी हालत खराब है। अजिन डायरेक्ट हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर डॉक्टर से ये पता चलता है कि जियांग नान कई टाइम से स्लीपिंग पिल्स ले रहा है और शायद इसी वजह से उसे इंसोम्निया जैसी दिक्कत हो रखी है और उसकी हालत खराब है। अब अजिन जियांग नान का ध्यान रखती है, वो उसे घर ले जाती है और जियांग नान को अभी तक होश भी नहीं आया होता है और वो नींद में बार बार कुछ बड़बड़ा रहा होता है, अजिन का नाम ले रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि वो उसे छोड़ कर न जाए। वो उसका हाथ पकड़ लेता है तो अजिन कहती है, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। वो अलार्म सेट कर देती है और वहीं सो जाती है। अगली सुबह जब जियांग नान की आँख खुलती है तो अजिन उसके पास में लेटी होती है। वो उसे देखता है, उसके बालों को हटाता है और तभी अजिन की भी आँख खुल जाती है। वो जियांग नान को अपने पास देखती है और बस उसे देखती रह जाती है। जियांग नान और वो एक दूसरे के करीब जाकर किस करने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक से बीच में किसी का फोन कॉल आ जाता है। अजिन कॉल कट कर देती है और जियांग नान से बोलती है, मुझे 2 मिनट दो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। वैसे मैंने कुछ हेल्दी पॉरेज वगैरह बनाया है, तुम खाना, मैं लेकर आती हूँ। और
वो भाग कर जाकर उसे किचन से लेकर आती है। इधर जियांगान बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसके कपड़े भी बदले होते हैं और उसे पता होता है कि ये सब कुछ अजीन ने ही किया होगा। यहाँ पर अजीन जैसे अपने हाथ से ब्रेकफास्ट खिलाती है और उसे बोलती है, तुम अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारे कुछ साफ कपड़े बाहर निकाल कर रखती हूँ और बाकी का काम जल्दी से फिनिश करती हूँ। जियांगान बोलता है, क्या तुम वापस से ऑफिस जाने वाली हो? क्या तुम मेरे पास नहीं रुकोगी? मेरी हालत खराब है। अजीन कहती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पास ही रुकूंगी, मैं साइड वाले रूम में स्टे कर रही हूँ, तुम्हें जब भी कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता सकते हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि जियांगान अजीन के पास आ जाता है और वो अपने रूम को क्लीन कर रही होती है। जियांगान आकर उसकी मदद करने लगता है। अजीन कहती है, तुम्हारे पैरों में लगी हुई है, पर जियांगान फिर भी नहीं मान रहा होता है। अजीन और वो एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से जियांगान का पैर स्लिप कर जाता है और वो अजीन के ऊपर गिर जाता है। अजीन घबरा जाती है और जियांगान से बोलती है, जरा पीछे हटो। और उसके बाद अब हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर अजीन अपने ऑफिस में होती है और किसी नई किताब पर काम कर रही होती है। यहाँ पर उसका जो बॉस होता है बार बार उसे परेशान कर रहा होता है ये बोलकर कि जियांगान की नई बुक कब पब्लिश होगी और कब हमारे कंपनी की टीआरपी बढ़ेगी। अजीन यहाँ पर अपनी फ्रेंड से कहती है, ये आदमी इतना ज्यादा लालची है, ऐसे लोगों को हेल्थ और बाकी की चीजों के बारे में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इधर हम देखते हैं अजीन को जो जैसे ही बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि जियांगान उसका ऑफिस के बाहर इंतजार कर रहा है। अजीन को इधर पीरियड्स आ गए होते हैं तो उसकी हालत खराब होती है। जियांगान अपनी शर्ट उतार कर उसे देता है और बोलता है, टेंशन मत लो, मेरा असिस्टेंट आता होगा, हम कार से जल्दी घर चलेंगे। और इसी बीच अजीन को अपने स्कूल टाइम याद आता है जहाँ पर अजीन को स्कूल के अंदर पीरियड्स आ गए थे और जियांगान उसी मोमेंट पर उसकी मदद करता है, उसके लिए सैनिटरी नैपकिन लाता है और उसे अपना कोट देता है और अजीन यहाँ पर उसे हक कर लेती है। और अब प्रेजेंट में रात के वक्त का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जियांगान सो रहा होता है पर उसे नींद नहीं आ रही होती है और उसकी आंख बार बार खुल रही होती है, इसलिए वो भागता हुआ सीधा अजीन के रूम में जाता है जहाँ पे वो सो रही होती है और वो जाकर उसी के साइड पर लेट जाता है। अगली सुबह अजीन की आंख खुलती है तो उसे अपने पास में जियांगान को देखकर घबराहट हो जाती है। वो एकदम से अपने कपड़े चेक करती है और तभी जियांगान उसे कहता है, घबराओ मत, कल रात मुझे मेरे रूम में नींद नहीं आ रही थी, तुम्हारे पास सोकर अच्छा लगा और आज रात मुझे मेरी स्लीपिंग पिल्स लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अगले पल अजीन अब जियांगान के लिए ब्रेकफास्ट का इंतजाम करती है। इधर जियांगान उसके लैपटॉप को चेक करता है जिसके अंदर उसकी फ्रेंड का मैसेज आया होता है कि ऑफिस के अंदर जियोमी और तुम्हारे अंकल इधर उधर जाकर तुम्हारे बारे में रूमर्स फैला रहे हैं और तुम्हें कंपनी से निकालने की पूरी बुरी बात कर रहे हैं। जियांगान को जब ये पता चलता है तो उसे अजीन के लिए बुरा लगता है पर वो कुछ भी नहीं करता बल्कि आकर अजीन के साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है और उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक नई नॉवल तैयार की है, जल्दी से उसे पब्लिश करवा दो। जियांगान उससे बोलता है, क्या तुमने ऑफिस में उससे रिलेटेड बात की? अजीन बोलती है, बहुत अच्छा काम किया है तुमने, वैसे भी ऑफिस वाले मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, मैंने उनसे ग्रुप को तैयार करवाने का। उसके बाद अजीन रूम वगैरह क्लीन करके वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसे कुछ 3 बुक्स दिखाई देती हैं। उसे लगता है कि शायद यही वो मैन्युस्क्रिप्ट है जिसके बारे में जियांगान बात कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर जियांगान आ जाता है और वो उन किताबों को उससे छीनने लगता है और जैसे ही वो उन्हें छीनता है उसके बीच में पैर स्लिप कर जाता है और वो एक बार फिर से अजीन के ऊपर गिर जाता है और इनके बीच में अननोन तरीके से किस हो जाती है। अजीन घबरा जाती है पर जियांगान उससे माफी मांगता है और बोलता है कि वो दोबारा ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है जियांगान की बचपन की दोस्त की, जो उसकी मॉम की बहुत ज्यादा फेवरेट होती है और हमेशा से वो लड़की जियांगान की शादी करवाना चाहती थी। और अभी जैसे वो अजीन को देखती है वो उसे डायरेक्ट पहचान लेती है क्योंकि जियांगान के मामले में अजीन के बारे में सब कुछ बता रखा होता है। और वो एकदम से जियांगान से कहती है, तो तुम इस लड़की के साथ रोमांस बना रहे हो? तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या कर रहे हो? जियांगान उसे बोलता है, तुम क्या बकवास कर रही हो? वो अजीन से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियांगान के इतने ज्यादा करीब आने की? तुम्हें समझ में आता है कि जियांगान तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं है? और वो अजीन के ऊपर भड़कने लगती है। अजीन वहाँ से चली जाती है पर जियांगान उस पर भड़कता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अजीन से ये सब कुछ बोलने की? अजीन इमोशनल होती है और वो रोती हुई वहाँ से निकल जाती है। जियांगान उसे रोकता है और बोलता है कि तुम्हें यहाँ से जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो यहाँ से जाएगा वो ये है, इसको मेरे घर में आने की परमिशन किसने दी? लेकिन अजीन को उस लड़की की बातें इतनी ज्यादा हर्ट कर जाती हैं क्योंकि वो बार बार
जाकर उसके डैड को मर्डर बोल रही होती है और यहाँ पर अजीन कुछ भी नहीं कह पा रही होती है। जियांगनान उस लड़की को वहाँ से भेज देता है। अजीन रोते हुए कहती है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ना चाहती थी। जियांगनान कहता है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं जाने दूंगा। अजीन कहती है, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ हम एक दूसरे के लायक नहीं है, चाहे हम कितने भी करीब आ जाएं, पर हमारी सिचुएशन इतनी अलग है कि हम एक दूसरे के साथ रह भी नहीं सकते। जियांगनान टूट कर रोने लगता है और यहाँ पर अजीन कुछ भी नहीं कर पा रही होती है। इधर अजीन जाकर अपनी मॉम को सारी बात बताती है। उसकी मॉम कहती है, अगर तुम्हारे मन में अभी भी जियांगनान के लिए फीलिंग्स हैं तो उन्हें मत दबाओ। अजीन यही उम्र होती है, एक गलत पार्टनर पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। देखा तुम्हारे डैड ने मेरे साथ क्या किया। और अजीन ये बात समझ जाती है। वो जियांगनान से मिलने के लिए जा ही रही होती है कि तभी जियांगनान की चाइल्डहुड लवर उसके पास आ जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, अगर तुम दोबारा उसके पास दिखी तो मैं तुम्हें कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी, सबके सामने एक्सपोज कर दूंगी। बहुत वक्त पहले ही समझ चुकी हूँ कि जियांगनान और मेरा कोई भी भविष्य नहीं है। बार बार मेरे डैड का नाम बीच में मत लाया करो। अजीन उसे जवाब देकर वहाँ से चली आती है, पर उसके दिमाग में वही सब बातें चलती रहती हैं। यहाँ तक कि वो ट्रॉमा भी जो उसने बचपन में अपने डैड के साथ झेला था, उसका सिर घूमने लगता है और वो ऑफिस के अंदर ही बेहोश होकर गिर जाती है। उसकी दोस्तें आकर उसे उठाती हैं और अस्पताल ले जाती हैं। जब उसकी आंख खुलती है तब अपनी दोस्त से पूछती है कि क्या मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें इमोशनल फ्लक्चुएशंस हुए थे, आखिर तुमने ऐसा क्या बर्दाश्त किया है। तभी उसके पास उसके अंकल का कॉल आता है और वे कहते हैं कि मुझे लगता है अजीन तुम्हें नए लाइफ लेसन्स की जरूरत है, जो तुम्हें सिखाया कि ऑफिस के अंदर डिसिप्लिन में कैसे रहते हैं। हर वक्त तुम ऑफिस से गायब रहती हो, आखिर चल क्या रहा है। अगर तुम ऐसा करोगी तो बाकी एम्प्लॉइज क्या करेंगे। और जियांगनान की वो नई मैन्युस्क्रिप्ट तुमने पब्लिश करवाई या नहीं। अजीन कहती है, मैं ये काम जल्दी से जल्दी करवा दूंगी। उसके अंकल कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम अब काम को लेकर सीरियस नहीं हो। लेकिन तभी उसकी दोस्त फोन उठा लेती है और कहती है, क्या आपको आइडिया है किसी इंसान के ऊपर क्या बीत रही है। वो इमोशनली परेशान है, डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने के लिए कहा है, फिर भी आप काम की बात कर रहे हैं, जाइए यहाँ से। और वो कॉल काट देती है। अजीन कहती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वे तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उन्हें लगता है कि तुम्हारी पोजीशन कोई और संभाल लेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे एक नए फ्रेश एनवायरनमेंट की जरूरत है। अजीन अगले दिन अपने अंकल से कहती है कि मैं इस ऑफिस से रिजाइन कर रही हूँ, कृपया इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। उसके अंकल खुशी खुशी उन पेपर्स पर साइन कर देते हैं। उधर अजीन जाकर अपना सामान कलेक्ट करने लगती है। उसकी दोस्त उसकी मदद कर रही होती है। तभी वहाँ पर ज्यूमी आ जाती है और कहती है कि फाइनली पोजीशन खाली है, अब ये पोजीशन मैं उसे दूंगी जो मेरे लायक होगा। इस पर अजीन और उसकी दोस्त उसे इतना उल्टा जवाब देती है कि ज्यूमी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ वो लड़की आ जाती है जिसकी मदद अजीन ने की थी अपने अंकल के हरासमेंट के समय। वो लड़की आकर अजीन से कहती है, क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ। अजीन से हक करती है और कहती है, मैंने तुम्हें क्या सिखाया, अपने लिए लड़ना सीखो, समझ में आया, इग्नोर मत करो। अब अगला सीन ये है कि अजीन के जाने के बाद जियांगनान की चाइल्डहुड फ्रेंड अब पूरी कोशिश कर रही होती है कि वो जियांगनान को अपना बना ले। वो जियांगनान से कहती है कि आज से मैं तुम्हारे साथ इस घर में रहूंगी, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट डिनर सब कुछ बनाऊंगी। जियांगनान उसे कहता है कि ये सब करने के लिए तुम्हें किसने बोला। वो जवाब देती है कि आंटी ने कहा है कि हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, हमारी शादी होने वाली है। जियांगनान गुस्से में आकर कहता है कि तमाशा करना बंद करो और यहाँ से निकलो। तभी उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो बताता है कि अजीन को ऑफिस से निकाल दिया गया है और वो आज वहाँ से जा रही है। क्या आप अभी भी अपनी बुक वहीं पब्लिश करवाना चाहेंगे। जियांगनान अब अजीन से मिलने के लिए जा रहा होता है कि तभी वो लड़की उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम कर क्या रिगार्डे हो, तुम एक मर्डर की डॉटर को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो, वो हमारे फैमिली स्टैंडर्ड की भी नहीं है। जियांगनान कहता है, तुम क्या बोल रही हो। वो जवाब देती है कि वो ऐसे एनवायरनमेंट में पली बड़ी है जहाँ पैसों का नामो निशान नहीं था। उसका डैड एक टॉक्सिक फादर था जो सुबह शाम उसे और उसकी मॉम को मारा करता था। और अब भी तुम्हें लगता है कि ऐसा घटिया आदमी जो एक मर्डर है वो तुम्हारी फैमिली के लायक है। बकवास बंद करो, इसमें अजीन की क्या गलती है, उसने तो कुछ नहीं किया, वो मर्डर नहीं है। और जियांगनान वहाँ से भागता हुआ अजीन को ढूंढने निकल जाता है। वो बेचारा कार में बैठकर बार बार कॉल करता है लेकिन अजीन का फोन नहीं लग रहा होता और ना ही उसका एड्रेस मिल रहा होता है। तभी अजीन उसके सामने आ जाती है और कहती है, क्या हुआ जियांगनान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जियांगनान कहता है कुछ नहीं और जाकर उसे हक कर लेता है। अजीन पूछती है, क्या हुआ। जियांगनान कहता है, तुम इतना सब कुछ अकेले क्यों बर्दाश्त कर रही थी, क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे टॉक्सिक फादर है, क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी मॉम इतना सब सह रही है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जियांगनान कहता है, तुमने ऐसा क्या किया कि सबसे बच रही हो, सच बताओ। और वो अजीन को हक करता है। अजीन इमोशनल होकर कहती है, जियांगनान सच ये है कि मैंने अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए तुम्हारी मदद से पैसे मांगे थे और तुम्हारी
मॉम ने मुझे थोड़े पैसों के बदले हमारा रिलेशनशिप खत्म करने को कहा था। जियांगान और ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि तो मेरे प्यार की कीमत सिर्फ उतनी ही थी। तुम्हें पता है मेरे परिवार के पास कितना पैसा है, हम अगर 7 जन्म भी बिना काम किए खाएं तो भी पैसा खत्म नहीं होगा। अब अजिन और जियांगान एक साथ हो जाते हैं, लेकिन इनके पीछे एक स्टॉकर लग चुका होता है। यहाँ अजिन अब जियांगान के साथ होती है और उसे एक नई जॉब मिल चुकी होती है। जियांगान पीछे से आकर उसे हक करता है। अजिन कहती है, तुमने तो मुझे डरा दिया। तुम्हारी बुक को पब्लिश करने के लिए एक नई पब्लिशिंग हाउस से मुझे कॉल आया है और आज मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। जियांगान कहता है, इसके बदले में तुम्हें सेलिब्रेशन करना चाहूंगा। इधर पता चलता है कि वो जो स्टॉकर था वो जियांगान की चाइल्डहुड लवर ने ही लगाया था। वो सारी फोटोज निकलवा कर अब अजिन के खिलाफ जियांगान की मॉम को दे रही होती है। इधर जियांगान की मॉम उससे मिलना चाहती है। अब अजिन अपने उस पास्ट को फेस कर रही होती है जिससे वो भाग रही थी। उसकी मॉम उसके पास आके कहती है, 6 साल पहले मैंने तुम्हें पैसे दिए थे और तुमसे कहा था कि मेरे बेटे से दूर रहना क्योंकि तुम हमारे फैमिली स्टैंडर्ड की नहीं हो। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती। अजिन कहती है, जो पैसे आपने दिए थे मैं उन्हें चैरिटी के तौर पर ले रही हूँ और आपके बेटे से कभी दूर नहीं रहूंगी क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ और वो मुझसे प्यार करता है। आपकी वजह से हमने अपनी जिंदगी के 6 साल बर्बाद किए और अब भी आप चाहती हैं कि हम एक दूसरे से दूर हो जाएं। बिल्कुल नहीं, आप गलत उम्मीद कर रही हैं। वो कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें देख लूंगी। अजीन वहाँ से निकल आती है। इधर पता चलता है कि अजीन के अंकल के ऑफिस में कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सारे रीडर्स बुक्स खरीदना बंद कर चुके हैं। कोई भी राइटर उनके साथ काम नहीं करना चाहता। ज्यूमी कहती है, मेरे पास कई तरीके हैं, मैं और राइटर्स लेकर आऊंगी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और वो सीधा जियांग नान के पास जाती है क्योंकि जियांग नान ने भी अपनी बुक पब्लिश करवाने से मना कर दिया था। वो कहती है, क्या मैं 2 मिनट तुमसे बात कर सकती हूँ? जियांग नान कहता है, हर वक्त तुम बेशर्मों की तरह यहाँ क्यों आ जाती हो? मुझे पता है तुम सिर्फ पैसों के पीछे हो, लेकिन तुम्हें पैसा नहीं मिलने वाला। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। वो कहती है, देखो, तुमने हमारे पब्लिशिंग हाउस से जो किताब वापस ली है वो वापस कर दो, हमें उसकी जरूरत है। जियांग नान कहता है, ये मेरा डिसीजन है और मैंने अपना फैसला कर लिया है। जियोमी, मैं उस पब्लिशिंग हाउस में काम नहीं करूंगा। वो कहती है, अच्छा तो ये बताओ, तुम्हें पता है आजिन को वहाँ से क्यों निकाला गया? क्योंकि वो तुम्हारी बुक पब्लिश नहीं कर पाई थी। तभी पीछे से आजिन आ जाती है और कहती है, जियांग नान क्या हुआ? उसे देखकर जियोमी शॉक्ड हो जाती है। जियांग नान कहता है, आजिन मेरी लवर है और मैंने ही उसे उस घटिया पब्लिशिंग हाउस को छोड़ने के लिए कहा था। आजिन को वो अपने पास खींचता है और जियोमी से पूछता है, कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? अब जियोमी वहाँ कुछ भी नहीं कह पाती और बोलती है, सब ठीक है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जियांग नान उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। अब हम देखते हैं कि वो इन सब चीजों की खबर जाकर उसके अंकल को देता है। अंकल बोलते हैं, ऐसे वक्त हमारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा तो हमें ये ऑफिस बंद करना पड़ेगा, हमारे पास और भी तरीके हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब अजिन का अंकल उसी लड़की को टारगेट करने लगता है जैसे वो उसे पहले हरास करता था। इधर हम देखते हैं जियांग नान और उसकी मॉम को, जो उसकी चाइल्डहुड लवर के साथ बैठे होते हैं। उसकी मॉम उससे कह रही होती है, बेटा, हमारी फैमिली रेपुटेशन और बाकी चीजों से ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए वो लड़की है क्या? तुमने सोचा तुम्हारे डैड और बाकी लोगों पर क्या बीत रही होगी जब वो तुम्हें ऐसी घटिया लड़की के साथ देख रहे होंगे? जियांग नान बोलता है, पहले ही कह चुका हूँ, वो कोई घटिया लड़की नहीं है, वो मेरी लवर है जिससे मैं 6 साल तक दूर रहा सिर्फ आपकी वजह से। आपके कुछ पैसों की वजह से आपने मेरे प्यार को खरीदने की कोशिश की, पर मैं बता दूं, मेरे दिल में सिर्फ वही है। आप किसी भी दूसरी लड़की को लाकर मुझसे शादी के लिए बोलेंगी, मैं कभी भी नहीं करूँगा। इधर हम देखते हैं कि वो लड़की जिसे उसका बॉस मोलेस्ट कर रहा होता है वो अजिन के पास आती है और बोलती है, मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है, जियोमी को मैं ये चीज किसी और लड़की के साथ नहीं होने दूंगी। बहुत कुछ हो चुका है, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। पता है उसने मुझे इंटर्नशिप के टाइम भी बहुत परेशान किया। मेरे पास एक एक प्रूफ है, एक एक स्क्रीनशॉट है। और हम देखते हैं कि वो अजिन को सब दिखाती है। अजिन बोलती है, बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और वो सब कुछ उनके ऑफिस के ग्रुप में भेज देती है जहाँ हर जगह जियोमी की बेइज्जती हो रही होती है। हर एम्प्लॉय उन सब चीजों को सुन रहा होता है और सबको पता चल जाता है कि जियोमी का अपने बॉस के साथ अफेयर चल रहा है। हर कोई इंसान जियोमी से लड़ रहा होता है। इधर उसकी इमेज इतनी डाउन हो जाती है कि कंपनी का इन्वेस्टर वहां पर आ जाता है। अब यहाँ पर वो बॉस इतना ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी जॉब खतरे में आ चुकी होती है और फाइनली उसे उस जगह से निकाल दिया जाता है।
पर जियोमी बदला लेने के लिए अजिन और जियांगान के बारे में इंटरनेट पर मिसअंडरस्टैंडिंग फैला देती है, लेकिन जियांगान उसके पास आता है और बोलता है इस मैटर को मैं हैंडल कर लूंगा, तुम्हें किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। और इधर हम देखते हैं कि जियांगान अपनी पूरी टीम तैयार करवाता है और पूछता है पता करो ये काम किसने करवाया है। इधर जियांगान की चाइल्डहुड लवर होती है जो जियांगान के आने का इंतजार कर रही होती है और हम देखते हैं कि जियांगान सीधा उसके पास जाता है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि जियांगान और अजिन के ऊपर जो स्टॉकिंग का काम हुआ वो सब उसी चाइल्डहुड लवर ने करवाया। वो जाकर एक एक एविडेंस उसके मुंह पर मारता है और बोलता है तुम्हें लगता है कि इन सब हरकतों के बाद मैं तुम्हारे करीब आ जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुमसे नफरत हो गई है, मुझसे दूर हो जाओ। और इधर हम देखते हैं कि अजिन की वो फ्रेंड अब अजिन के पास आती है और बोलती है मैंने उस घटिया ऑफिस को छोड़ दिया है, बॉस भी वहाँ से जा चुका है और अब मैं एक बहुत अच्छी पोजीशन पर हूँ। लोग मुझे एक फाइटर गर्ल के नाम से जानने लगे हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो अजिन को हक करती है और गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी पीछे से जियांगान आता है और बोलता है मैंने अपने बारे में सब कुछ क्लियर कर दिया है इंटरनेट से, अब रास्ता साफ है, ना मेरे अगेंस्ट में कोई है ना तुम्हारे अगेंस्ट में कोई है। अजिन खुश हो जाती है, जियांगनान से बोलती है मेरी मॉम से मिलने कब चलोगे? अब जियांगनान अजिन के साथ उसकी मॉम से मिलने जाता है। वहाँ पर वो उसकी मॉम से कई सारी बातें करता है, उनके साथ बैठकर डिनर करता है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है और उनसे अपनी शादी की बात भी करता है। और रात के वक्त वो अजिन के साथ रोमांटिक होता है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। अजिन यहाँ पर बोलती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और जियांगनान को पता होता है कि ये सरप्राइज वही होगा क्योंकि अजिन को हमेशा से एक सी फेसिंग घर चाहिए होता है, जिसे सोचकर वो अपने स्कूल टाइम के डेटिंग एरा को याद करने लगती है। अजिन और जियांगनान के बीच किसिंग मोमेंट होता है और वे एक दूसरे के साथ रोमांटिक और क्लोज मोमेंट्स में रोमांस करने लगते हैं। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अजिन की आंख पहले खुलती है। जियांगनान उसे बोलता है मैं तब से तुम्हें निहार रहा था, तुम कितनी सुंदर हो यार। वो उसकी तरफ देखती है और बोलती है अच्छा इसलिए तो मेरा बॉयफ्रेंड बने हो, और वो फिर वहाँ से चली आती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अजिन के डैड को जिसे जेल से बाहर निकलवाया जियोमी ने, और उन्हें कुछ पैसे भी मिले होते हैं और एक एड्रेस मिलता है अजिन को परेशान करने का। इधर जियांगनान अजिन को प्रपोज करने की प्लानिंग बना रहा होता है अपने असिस्टेंट के साथ और उससे बोल रहा होता है बहुत जल्दी मैं ये काम करूंगा। वो अजिन और उसकी मॉम को घुमाने के लिए पार्क एरिया में ले जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर अजिन को उसके डैड दिखाई देते हैं, जिनको देखकर वो इतने से घबराने लगती है और उसके हाथ में झंझनाहट आने लगती है। उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसकी मॉम उससे बोलती है बेटा हुआ क्या है, लेकिन तब तक वहाँ जियांगनान आ जाता है और बोलता है क्या हुआ। उसकी मॉम बताती है कि पता नहीं अजीब सा बिहेव कर रही है, समझ नहीं आ रहा क्या कर रही है क्या नहीं, बता भी नहीं रही है। इस पर जियांगनान बोलता है उसे रेस्ट की जरूरत है और वो कहता है आंटी आप घर जाइए, अजिन का ध्यान मैं रख लूंगा। अगली सुबह जियांगनान ट्रेन लेकर अजिन का इंतजार कर रहा होता है। अजिन की आंख खुलती है, लेकिन उसे इस वक्त भी अपने डैड की सारी हरकतें याद आ रही होती हैं जो बचपन में उसने टॉलरेट की थी। वो जियांगनान से बोलती है मैं ऐसे नहीं रह सकती, मैं नहीं चाहती कि वो इंसान आकर मेरी और मेरी मदर की लाइफ फिर से स्पॉइल करे, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जियांगनान बोलता है कोई कुछ भी नहीं करेगा। इधर हम देखते हैं कि वो अजिन को उसी प्रपोजल एरिया पर ले जाता है। अजिन खुश होती है और जियांगनान उसकी तरफ देख रहा होता है। वो उसे प्रपोज करने वाला होता है कि तभी कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। अजिन के पास उसके डैड का कॉल आता है और वो कहते हैं बहुत समय हो गया मेरी प्यारी बेटी से बात किए हुए, मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारी मॉम को मैंने किडनैप कर लिया है, जियोमी उनके टुकड़े उठाने के लिए आ जाएगी। अजिन बोलती है तुम क्या बकवास कर रहे हो। अब वो घबराने लगती है। उसके डैड उसे एड्रेस भेज देते हैं। जियांगनान बोलता है मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब अजिन भागती हुई अपने डैड के पास जाती है और बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो डैड, क्या कोई इंसान अपनी ही बेटी से इतनी नफरत कर सकता है? मैं तुम्हारा खून हूँ, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों कर रहे हो। इस पर उसके डैड कहते हैं हमेशा से मुझे बेटा चाहिए था, पर इस जाहिल औरत ने मुझे एक बेटी दी जिसे मैं कभी पसंद नहीं करता था। तुम दोनों माँ बेटी का तो हमेशा से मन करता था कि गला घोंट कर दबा दो, पर अब पता चला है कि तुम एक बहुत पैसे वाले इंसान से शादी कर रही हो। पीछे से जियांगनान आ जाता है और बोलता है अंकल आपको इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं है, आपको पैसे चाहिए मैं देता हूँ। और हम देखते हैं कि वो एक कार्ड फेंक कर मारता है, उसका पासवर्ड बताता है और कहता है ये कार्ड लीजिए और यहाँ से जाइए। जैसे ही वो कार्ड उठाने जाता है पीछे से जियांगनान के लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ एंट्री होती है जियांगनान की चाइल्डहुड लवर की। इधर आजिन अपनी मॉम को चेयर से फ्री करती है और उन्हें
वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन चाइल्डहुड लवर चाकू उठा लेती है और आजिन पर अटैक करना चाहती है, पर जियांग नान बीच में आ जाता है और उसे वो चाकू लग जाता है। जियांग नान इंजर्ड हो जाता है और उसका दम टूटने लगता है। इधर जियांग नान के लोग उस लड़की को पकड़कर ले जाते हैं, पर आजिन का रो रो कर बुरा हाल होता है क्योंकि वो अपना लवर खो रही होती है। वो कह रही होती है बस होश में आ जाओ। अगले दिन जब जियांग नान हॉस्पिटल में होता है तो उसका फ्रेंड सारी बातें बता रहा होता है कि कैसे अजीन बच्चों की तरह रो रही थी और बार बार उसे शादी करने की कसम खा रही थी। इधर हम देखते हैं कि अजीन अब जियांग नान के पास आती है और बोलती है तो तुम होश में आ गए ना, और वो जियांग नान से कहती है देखो मैंने क्या पहना हुआ है। जियांग नान उसके हाथ में वो वेडिंग रिंग देखकर खुश होता है, बोलता है ये तो कहाँ से मिली और मेरे लिए है ना, किसी और के लिए तो नहीं। जियांग नान बोलता है नहीं नहीं ये तुम्हारे लिए है, बस मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें अलग स्टाइल में प्रपोज करूंगा। अजीन बोलती है मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जियांग नान का असिस्टेंट होता है वो अजिन को छेड़ रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैरम ने जैसी कस्में खाई हैं उस हिसाब से लगता है कि वो आपको पिछले 10 सालों तक नहीं छोड़ने वाली है। अब हम देखते हैं कि जियांग नान और अजिन जियांग नान की मॉम के सामने खड़े होते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम उसे माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे एहसास हो चुका है कि मेरे बेटे के लिए तुमसे बेहतर कोई और हो ही नहीं सकती, और तुम जितनी अच्छी चॉइस हो उतनी अच्छी चॉइस तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। जिस लड़की को मैंने चुना था उसने मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की और मुझे मेरे बेटे से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है, मेरी फैमिली की रेपुटेशन भी नहीं। और मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इतना सब कुछ कहा और तुम्हें 6 साल तक एक दूसरे से अलग रखा। अब जियांग नान उनसे ब्लेसिंग्स लेते हैं और अपनी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि अजिन और जियांग नान अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाते हैं। अब ये दोनों ऑफिशियली मैरिड होते हैं। उसके कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अजिन और जियांग नान ने मिलकर अपना खुद का एक पब्लिशिंग हाउस खोला होता है और यहाँ पर अब जियांग नान का फाइनल एक इंटरव्यू हो रहा होता है, जहाँ पर जियांग नान से कई सारे सवाल जवाब पूछे जाते हैं और उन्हीं में से एक सवाल पूछा जाता है उसके लवर के बारे में, जिस पर जियांग नान बोलता है कि जिससे मैंने हमेशा से प्यार किया वो आज भी मेरे साथ है और इससे बेहतर डिसीजन कुछ भी नहीं हो सकता। अजिन उसे धीरे से आई लव यू बोलती है और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।